हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम जनरल नॉलेज की इस लेक्चर सीरीज में जो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम आज के जो टॉपिक रहेंगे जिसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, और दूसरा जो टॉपिक रहेगा जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सारे टॉपिक कवर रहेंगे। जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की सीरीज के जितने भी टॉपिक रहेंगे वो सारे टॉपिक इसमें पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे हम आपको। मतलब कि इस पीडीएफ के अंदर सारे नोट्स रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। सारे नोट्स इस फॉर्म में रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे वो सारा कंटेंट आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बेसिक कंप्यूटर में। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जाने तो कंप्यूटर दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना और ईआर का मतलब होता है डिवाइस। तो कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बता सकते हो कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है, तो आपको पूछा जाता है। तो कंप्यूटर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर के अंदर 4 प्रोसेस होती है जो इस ऑर्डर में होती है। सबसे पहले इनपुट देते हैं हम कंप्यूटर को, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती है, उसके बाद आउटपुट आता है, फिर उस आउटपुट को हम सेव कर सकते हो। तो आपको ऑर्डर पूछा जाए तो इस तरीके से आपको बताना है। फिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बता सकते हो। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूजफुल, ट्री से ट्रेड एंड टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। तो इस तरीके से हमने जाना कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो हमारे हैं, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर क्या है दोस्तों? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या है? कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा जाना। तो हार्डवेयर रिप्रेजेंट फिजिकल एंड टेंजेंट कंपोनेंट। मतलब हार्डवेयर में हम देख सकते हैं जिस भी कंपोनेंट को, कंप्यूटर के जिस भी कंपोनेंट को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं फिजिकली, वह हमारे क्या है? हार्डवेयर है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है? स्क्रीन होती है जिसमें हम आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डिवाइस है वह हार्डवेयर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम इसके पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। हार्डवेयर का पूरा एक टॉपिक आएगा, सॉफ्टवेयर का भी एक पूरा टॉपिक आएगा। अभी थोड़ा सा हमें बेसिक जानना है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू, हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है? दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है ना, सेट ऑफ प्रोग्राम का एक पूरा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, उससे मिलकर बना होता है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हमारा वेब ब्राउजर आ गया, यह भी एक सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर, यह भी एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर को बताता है कि उसको कौन सा कार्य कैसे करना है, कब करना है। तो हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये तो हमने जाना बेसिक कंप्यूटर में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमने बता दिया पीडीएफ के रूप में आपको सारे टॉपिक कवर करेंगे हम। मतलब जो भी कवर करेंगे सारे टॉपिक पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, समझते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। तो इनपुट, सबसे पहली कार्य प्रणाली में कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली में सबसे पहले प्रोसेस होती है वह इनपुट के रूप में होती है। मतलब कि जब भी डेटा हम देते हैं कंप्यूटर को, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा को कंप्यूटर के सीपीयू तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने उदाहरण के लिए 1+2 कीबोर्ड से प्रेस किया। ठीक है, मतलब कि मैंने कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे मैंने 1+2 प्रेस किया। वह डेटा जो है 1+2, वह डेटा सीपीयू तक गया। ठीक है, सीपीयू तक पहुंचाया। उसके बाद सीपीयू ने क्या करा, उसको प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को बोलते हैं। तो वो जो होता है वहाँ पे सीपीयू जो होता है उसमें प्रोसेसिंग होती है। तो उस प्रोसेसिंग में
ये डेटा गया 1+2, तो डाटा को उसने सूचना में परिवर्तित किया, सूचना में बदलने की प्रक्रिया की उसने, ठीक है, जिसमें 1+2 उसका जो रिजल्ट मिला हमें 3 मिला। तो उसने पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया, 1+2 को कैलकुलेट किया, उसका रिजल्ट निकाला 3, ठीक है। और ये रिजल्ट जो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन के रूप में है, जो आउटपुट डिवाइस इसको हमें रिप्रेजेंट कराएगा, हमें दिखाएगा। जैसे आउटपुट हमारा जो मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिखाई देगा कि 3, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डेटा यूज फॉर अर्थपूर्ण बनाता है, मतलब ये जो प्रोसेस के बाद जो डेटा मिलता है ना, उसको अर्थपूर्ण बनाता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमें वो डेटा दिखाई देता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। स्टोरेज की बात करें तो ये जो डेटा हमने जो ऑपरेशन जो भी परफॉर्म किया, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमने थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लिया, तो इसको हम स्थायी अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब स्थायी क्या होता है? स्थायी वो होता है जिसमें हम डेटा लाइट जाने पर या कंप्यूटर डिवाइस को बंद करने पर भी हम उस डेटा को नष्ट नहीं कर, मतलब खो नहीं देते। मतलब डेटा क्या होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। और अस्थायी का मतलब रैम में स्टोर होता है। रैम का मतलब क्या है कि जब परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता, जब भी कंप्यूटर डिवाइस बंद हो जाएगा तो वो डेटा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा आपको कि दोस्तों यहाँ पे डिवाइस की बात करें, जिसे मैंने आपको बोला इनपुट डिवाइस, इसका रोल क्या होता है थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो 0 और 1 के फॉर्म में डेटा होता है, मतलब जो कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 0 और 1 की भाषा समझता है। ये इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, ये तो हमारी भाषा है 1+2। कंप्यूटर की भाषा ये नहीं है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? 0 और 1। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा, 0 और 1 डिजिटल सिग्नल जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोड लिखा होता है 1 का एक कोड होता है 0-1 के फॉर्म में, 2 का भी एक कोड होता है 0-1 के फॉर्म में। तो कंप्यूटर के अंदर एक कोड लिखा रहता है 0-1 के फॉर्म में, जिसमें हमें पता चलता है कि उस कोड में 1 का कोड क्या है और 2 का कोड क्या है। उसको कौन डिटेक्ट कर पाता है? कंप्यूटर। तो ये इनपुट डिवाइस क्या करता है, इस भाषा को कन्वर्ट करता है, किस भाषा में? 0-1 में, जिससे कंप्यूटर समझ पाए। उसके बाद कंप्यूटर उस 0-1 में पूरी प्रोसेस करता है। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है उसको आउटपुट डिवाइस क्या करता है, हमारी लैंग्वेज में वापस कन्वर्ट करता है, जिसको हम समझ पाए, जैसे कि 3, ये हमारी लैंग्वेज, जैसे कि अर्थपूर्ण बनाता है प्रोसेस, ये तो हमने जान लिया था अर्थपूर्ण बनाता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस जो है ना, हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी भाषा में होता है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है इनपुट डिवाइस के द्वारा। प्रोसेस होने के बाद आउटपुट डिवाइस जो है मशीन लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, जिसको हम समझ पाते हैं। फिर उसको स्टोर करते हैं स्टोरेज में। यहाँ पे भी उसी तरीके से स्टोर होता है 0 और 1 के फॉर्म में। जैसे कंप्यूटर को उठाना है तो वो उठा लेगा जब भी स्टोरेज से। तो स्टोर जो होता है यहाँ पे, स्टोरेज जो होता है, इसमें डेटा स्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ये हमने थोड़ा सा डीप में जाना, लेकिन इसी तरीके से वर्क होता है। थोड़ा सा आगे समझते हैं, डेटा के बारे में जाने। अब कंप्यूटर में डेटा का मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है, डेटा का मतलब होता है असंसाधित तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह, और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डेटा का संसाधित रूप और संगठित एवं सार्थक। अब डेटा की कौन से फॉर्म में होता है उसको थोड़ा सा जाने, तो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल्स के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, और नंबर्स के फॉर्म में होता है। टेक्स्ट की बात करूं थोड़ा सा, मैं यहाँ पे डेटा के बारे में समझाता हूँ। तो डेटा क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा बुक, ठीक है, ये मैंने लिखा बुक। ये तो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे होगी, क्योंकि यह एक ठीक है, ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। यह डेटा का संसाधित और संगठित रूप है। मतलब इसमें क्या है कि डेटा अपने एक ऑर्डर में अरेंज, जिसका एक मीनिंग निकल पाए। लेकिन डेटा तो यह भी हो सकता है
ठीक है। अब यहाँ पे डेटा क्या है, अरेंज फॉर्म में नहीं है, मतलब ठीक है, अरेंज नहीं है मतलब क्या कि हम इसको समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं है। डेटा तो है, ये भी है, डेटा ये भी, लेकिन यह इंफॉर्मेशन के फॉर्म में संगठित रूप है, ठीक है, अरेंज किया हुआ डेटा है जिसका एक मीनिंग निकल पाए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में इतना ही अंतर है, हम जाने तो डेटा जो है असंसाधित और तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह है, ठीक है, और ये विशाल है, मतलब काफ़ी सारा डेटा है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, असंसाधित रूप है, संगठित एवं सार्थक है, सॉरी, संसाधित रूप है और संगठित एवं सार्थक है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले के एग्जाम्पल में बताया। तो आपने डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषता के बारे में जाने। तो कंप्यूटर की विशेषता एक स्पीड, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल व्यक्ति इतनी स्पीड में वर्क नहीं करता जितनी स्पीड में कंप्यूटर वर्क करता है, इसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है। एक्यूरेसी यानी कि फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेसी 100% होती है इसकी, ठीक है, मतलब कि गलती नहीं करता है, गलती करने के चांस होते ही नहीं है। मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्टोर कर सकते हैं, आजकल तो हम टेराबाइट में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, टीबी में, हार्ड डिस्क के अंदर। वर्सेटाइल यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जा सकता है। ऑटोमेटिक यानी कि एक बार हमने इसमें इनपुट दे दिया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है सारी और आउटपुट मिल जाता हमें। सक्षमता की बात करें, इसकी क्षमता जो होती है काफ़ी घंटों वर्क कर सकता है, मतलब व्यक्ति की जो क्षमता होती है नॉर्मल व्यक्ति की, वो 2 घंटे 4 घंटे वर्क करने के बाद थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर क्या है, काफ़ी टाइम तक वर्क कर सकता है, घंटों काम कर सकता है। तो इसकी जो क्षमता होती है काफ़ी सक्षम, क्षमता का मतलब यही है, ठीक है। सीक्रेसी, गोपनीयता का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लिए, उसके बाद उस कंप्यूटर को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब कि हमने उसको एक ताला लगा दिया, ठीक है, और उसकी चाबी आपके पास है पासवर्ड के रूप में, तो उसकी गोपनीयता भी बनी रह सकती है कंप्यूटर के अंदर, वो गोपनीयता भी रहती है। प्लग एंड प्ले, कहीं पे भी हम इसको ले जा सकते हैं, आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो लचीलापन, ठीक है, तो लचीलापन का मतलब ये है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, कई कई प्रकार के वर्क, मतलब किसी भी डिवाइस को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं भी अपने को ढाल देता है, मतलब काफ़ी सारे इसके विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में हमने थोड़ा जाना। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का उपयोग हमें देखने को मिलता है एजुकेशन में, साइंटिफिक रिसर्च, बैंक में भी हम कंप्यूटर का यूज़ देखते हैं। उसके बाद हेल्थ में हमें कंप्यूटर का उपयोग देखने को मिलता है, डिफेंस यानी कि रक्षा में, रेलवे रिजर्वेशन में, इन सभी जगह पे हमें, स्पेस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो इतिहास में हम क्या क्या जानेंगे, तो कंप्यूटर का इतिहास में हम कंप्यूटर कैसे विकसित हुआ, कैसे आज का जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे, उसकी पीछे की जर्नी क्या रही, किस तरीके से व्यक्ति ने 1 बाय 1 नए नए कंप्यूटर बनाए, जिससे उसमें और बदलाव करते करते आज जो हमारा कंप्यूटर है जो काफ़ी छोटा है, लेकिन पहले बताया जाता था कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरी सारी जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी इतिहास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के इतिहास में, ठीक है। तो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते समझते हैं। अबेकस, अबेकस क्या होता है, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अब देखते हैं कंप्यूटर के इतिहास में हम सबसे पहले, इतिहास के सबसे पहले जो हम ऐसे डिवाइस के बारे में जानेंगे जो गणना करता था, ठीक है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आखिरी में पहुँचेंगे कि हमारा जो पूर्ण रूप से आज जो कंप्यूटर है वह कैसे बना, ठीक है। तो दुनिया में सबसे पहले अबेकस नाम का एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की गणना की, मतलब खोज की गई थी, जिसमें विश्व का पहला गणना यंत्र जिसको हम कहते हैं, जो 1602 में इसकी
खोज की गई थी। अब हम इसको क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम यहाँ पे कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर क्या है? गणना यंत्र है। तो हमें ये जानना है कि इतिहास में सबसे पहले ऐसे कौन से डिवाइस बने जिससे आगे बढ़ते 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 कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिवाइस बना था वह अबेकस बना था। अबेकस जो था चीन में बनाया गया था 1602 में, और यह विश्व का पहला गणना यंत्र था जो इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें यह समझ में आता है कि कंप्यूटर का जो इतिहास है उसमें सबसे पहले जो कोई डिवाइस बना था गणना करने के लिए, वह डिवाइस था हमारा अबेकस। उसके बाद बारी बारी से आगे डिवाइस बनते गए, जिसमें दूसरे नंबर पे जो डिवाइस बना था नेपियर बोन्स, जिसको हम बोलते हैं। इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था 1617 में। इसका वर्क क्या होता था? इसमें प्लस माइनस और गुणा किया जाता था। तो यह कैलकुलेशन के रूप में इनका उपयोग किया जाता था, इसलिए हम इसको कंप्यूटर के इतिहास में पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। पास्कलाइन की बात करें तो पास्कलाइन भी यह एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसमें इसके आविष्कारक का नाम है ब्लेस पास्कल। 1642 में इसका आविष्कार हुआ था, जिसके अंदर प्लस माइनस जैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे। अनदर इसके जो नेम थे उसमें एडिंग मशीन इसको बोला जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक मशीन, मैकेनिकल मशीन, ये सारे जो है पास्कलाइन को इन सारे नामों से जाना जाता है। तो आपको जब क्वेश्चंस अगर आए कि एडिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, या अर्थमेटिक मैकेनिक मशीन का अर्थमेटिक मशीन का मतलब नाम किसने दिया था, मतलब आविष्कार किसने किया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, तो आप बता सकते हो कि ब्लेस पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। लेबनिज कैलकुलेटर, उसके बाद लेबनिज कैलकुलेटर बना, जिसको व्हील्स भी बोल सकते हैं हम। इसके जो आविष्कारक थे ग्रेट फ्राइड विलहेल्म लेबनिज। ठीक है, तो गोटफ्राइड विलहेल्म लेबनिज, इन्होंने लेबनिज कैलकुलेटर को बनाया था, जो 1671 में इसका आविष्कार हुआ था, जिसमें हम प्लस माइनस और डिवाइड जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, यानी कि इसमें भाग भी दिया जाता था। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है लेबनिज कैलकुलेटर के बारे में, तो आप बता सकते हो। आविष्कारक के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद डिफेंस इंजन, यहाँ से थोड़ा स्टार्ट होता है कंप्यूटर का आगे का जो भी वर्क होता है, मतलब कंप्यूटर की जो एक्चुअल नींव जो डलती है यहीं से डलती है, क्योंकि इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो डिफेंस इंजन के बारे में जाने तो इसका जो आविष्कार हुआ था किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, और यह 1822 में बनाया गया था। लेकिन यह भाप से चलता था और गणना करता था, लेकिन यह असफल रहा। ठीक है, और इसके असफल रहने के कारण फिर एक और आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और यह सफल रूप था डिफेंस इंजन का। तो डिफेंस इंजन के बाद सफल रूप जो हमें देखने को मिलता है वह एनालिटिकल इंजन है। इसका भी आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, और यहीं से हमारे कंप्यूटर की नींव डलती है। क्यों? क्योंकि आज का जो हम कंप्यूटर देखते हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग भी करते हो, तो इस और ये पहला डिवाइस था जिसके अंदर प्रोग्रामिंग भी की गई थी। तो 1833 में इसका आविष्कार हुआ था एनालिटिकल इंजन का। ठीक है, और यह क्या था? डिफेंस इंजन का विकसित रूप था, जो क्या सफल रहा। इसमें वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, इसके अंदर जिसने प्रोग्राम किया था उसकी दुनिया की पहली प्रोग्रामर है, जो कि लेडी एडा लवलेस अगस्टा। तो आपको याद रखना है कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन थी, तो आप बता सकते हो लेडी एडा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो नेम दिया था, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई थी जिस लैंग्वेज की, उस लैंग्वेज का नाम था एडा। वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर है, दुनिया का पहला कंप्यूटर हम इसको बोल सकते हैं, और ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन। तो आपको समझ में आया होगा कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाया था और इसमें प्रोग्रामिंग भी की गई थी। ठीक है, और ये दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है, इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद टेबुलेटिंग मशीन देखने को मिलती है, और ये 1833 हमने समझा दिया। टेबुलेटिंग मशीन, इसका आविष्कार जो था हरमन होल्रिथ ने किया था, और यह भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अमेरिका की जनगणना के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो टेबुलेटिंग मशीन को अमेरिका की जनगणना के लिए उपयोग में लाया गया था, और इसके जो आविष्कारक थे हरमन होल्रिथ थे। ठीक है, और यह 1890 में इसका आविष्कार किया गया था।
तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा है एनालिटिकल इंजन, और इसका जो आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज थे, और ये हॉलरिच साहब है, ठीक है, जिन्होंने टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी और जिसका उपयोग जनगणना के लिए किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें एबीसी एंटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसका जो आविष्कार हुआ था जॉन एंटेनासॉफ ने किया था 1942 में। यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, ये पूर्ण नहीं था, ये डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से डिजिटल कंप्यूटर नहीं था। आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। लेकिन हाँ, इसमें डिजिटल कंप्यूटर मतलब ये थोड़ा सा हाफ डिजिटल कंप्यूटर में भी वर्क करता था। तो इसको दुनिया में पहली बार डिजिटल कंप्यूटर की न्यू मतलब दुनिया में पहली बार डिजिटल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एबीसी ये भी हमें याद रखना है, एंटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। ईयर 1942 और जॉन एंटेनसॉफ ने इसको बनाया था। उसके बाद आता है 9 मार्क 1, इसका नाम भी है 9 मार्क 1। इसका जो आविष्कार था IBM एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोनों कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया था। IBM एक कंपनी है और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन दोनों ने मिलकर इस कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों तरीके की कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। यूज था इसका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका यूज किया गया था। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, और यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एनिएक, एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है एनिएक का फुल फॉर्म। आविष्कारक थे जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, ठीक है। 1946 में इसका आविष्कार हुआ था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक था, ठीक है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक था, ठीक है। एडसेक की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका भी फुल फॉर्म हमें पूछा जाता है, याद रखना है। एडसेक का आविष्कार मॉरिस विल्केस ने किया था, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये भी था, लेकिन किस मामले में था, स्टोरेज कैपेसिटी में, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था स्टोरेज कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसके एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको कहा जाता है। तो आपको ये चाहिए तीनों चीज याद रखना है, ठीक है, फुल फॉर्म, आविष्कारक और फर्स्ट ये जो इसका जो मेन पॉइंट जो है कि है इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट नया देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवेक, एडवेक जो था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जो 1950 में इसका आविष्कार हुआ था, और इसका आविष्कार जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने किया था, ठीक है। यह दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी देने का काम करता था। यह दूसरा कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी देने का काम करता था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यूनिएक की बात करें तो यह एक ऐसा कंप्यूटर था जो 1951 बना था। इसका नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है, जो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, जिसको एक व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है। जो काफी साइज हम देख सकते हैं यहाँ पे छोटा हो गया था, ठीक है। आविष्कारक की बात करें तो जॉन मॉचली, जे प्रेस्पर एकर्ट, ठीक है। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मतलब जनरल पर्पस मतलब क्या, कि हम जनरल बिजनेस में या नॉर्मल व्यक्ति, अब नॉर्मल व्यक्ति तो उस टाइम नहीं यूज कर पा रहा था, लेकिन बिजनेसमैन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो उसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसके पहले जो कंप्यूटर थे ना, वो काफी किसी पर्पस के लिए ही उपयोग में लाया जाता था, कि विशेष पर्पस के लिए। जैसे हमने देखा था वर्ल्ड वार 2 में उसका उपयोग किया गया था। हमारा जो कंप्यूटर था 9 मार्क 1 जो वर्ल्ड वार
2 में इसका उपयोग किया गया था। इसे मतलब किसी विशेष पर्पस के लिए उनको बनाया जाता था उस टाइम पे। लेकिन यह जो एक कंप्यूटर था ना, यह जनरल पर्पस के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो आपको पूछा जाए कि जनरल पर्पस के लिए उपयोग में कौन सा कंप्यूटर लाया जाता था, तो यूनिवेग जो है जनरल पर्पस के लिए उपयोग में लाया जाता था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस, यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जो व्यवसाय के लिए बेचा गया था। ठीक है, तो ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जो व्यवसाय के लिए बेचा गया था। ठीक है, बिजनेस के लिए इसको बेचा गया था। आगे बढ़ते हैं। मतलब व्यवसायिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर बनाया, तो अभी तो आपने किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया, लेकिन अब किस पर्पस के लिए बना रहे हैं? बेचने के लिए, व्यवसाय के लिए। तो व्यवसाय के लिए इसको बनाया गया था, बेचने के लिए। और इसका उपयोग भी कहाँ हुआ था? व्यवसाय में, सारी चीज़ों को हैंडल करने में, जो भी बिजनेस में चीज़ों को हैंडल करना है, तो ये इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक समझा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कवर करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्लीट कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, लाइक करना ना भूलेगा। यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है इसको आप समझ सकते हो पढ़ के आसानी से। ठीक है, और याद कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज़ क्या है? याद करना, समझना। इसके बाद हम एक और लेक्चर सीरीज लाएंगे जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा और थोड़ा डाटा हमें याद भी करना होगा। उसके लिए हमने आपको PDF के रूप में हम आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, तो ये जो जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, ये काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, उसमें आपके लिए यह उपयोगी रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू।